यदि आप कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में बहुत अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से काम नहीं चलेगा। मॉडर्न एरा कितना भी कुछ आपको तस्वीर दिखाए कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, बट फाउंडेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपने शायद कई बार सोचा होगा कि जितनी भी कंप्यूटर साइंस की पॉपुलर डिग्रीज हैं, जैसे आप MCA, BTech, BCA, इस तरह की डिग्रीज की बात करते हैं, तो इनमें आप देखते हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी पढ़ाया जा रहा है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कई बार हमको लगता है कि ये सब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं और इनका क्या ही इंपॉर्टेंस है, ये सिर्फ एकेडमिक में स्कोर लाने के काम के, रियल लाइफ में तो हमें सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम आने वाली है। ऐसा नहीं है। आप एक अच्छे प्रोग्रामर और एक अच्छे कंप्यूटर साइंटिस्ट तभी बन पाते हैं जब आपको पूरे इकोसिस्टम की जानकारी होती है। ये सारे सब्जेक्ट्स अभी आपको अलग अलग नजर आते हैं, लेकिन इन सब को जब आप कनेक्ट करके चीजों को समझते हैं तब आप एक्चुअल में कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन पाते हैं। अदरवाइज सिर्फ एक एप्लीकेशन डेवलपर बन के रह जाएंगे। तो अच्छे करियर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को लाइटली नहीं ले रहा है। आप सिर्फ एकेडमिक की दृष्टि से अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को अभी तक पढ़ रहे थे, सोच रहे थे, तो इस वीडियो सीरीज में आपका नजरिया थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरेस्ट लीजिए, बहुत कमाल का सब्जेक्ट है और इसके कारण आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर को लेकर बहुत अच्छी होगी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कंप्यूटर्स जब से बने हैं, कब से बने हैं? तो अगर थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में सोचें तो 40 का दशक वो पहला दशक था, 1940 वाले दशक में, जब कंप्यूटर्स नए नए इन्वेंट हुए थे। और उस समय के कंप्यूटर्स आज के कंप्यूटर जैसे नहीं थे। और उस दशक में ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी कोई चीज भी नहीं थी। उस समय जैसे आज के दौर में मॉनिटर्स होते हैं, कीबोर्ड होते हैं, माउस होते हैं, उस समय नहीं थे। उस समय मशीन का स्वरूप ही कुछ अलग था। उस समय उसकी कई सारी लिमिटेशंस थी। आज जिस तरीके से हम कंप्यूटर का यूटिलाइजेशन हमारे एंटरटेनमेंट के लिए भी करते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन के लिए भी करते हैं, और बहुत छोटे छोटे डिवाइसेस लाइक मोबाइल, इतने पावरफुल डिवाइसेस आ रहे हैं और हम उसको बहुत एफिशिएंटली यूज कर पाते। हमें नहीं पता कि इंटरनली वो कैसे काम कर रहा है। लेकिन उस दौर के बारे में सोचिए जब ना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था, ना मैक था, ना लिनक्स था, ना माउस था, ना कीबोर्ड था, ये सब चीजें थी ही नहीं। तब ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं था। उसके बाद भी कंप्यूटर्स का यूज होता था, कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करा जाता था। अभी आपको यह सोच के बड़ा अजीब लग सकता है कि उस समय के कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था, लेकिन फिर कंप्यूटर यूज कैसे होता था, काम कैसे करते थे? क्योंकि आज के डेट में अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप उसको यूज ही नहीं कर सकते। तो उस दौर में कंप्यूटर्स को पहली बात तो हर कोई यूज नहीं करता था। जो कंप्यूटर साइंटिस्ट होते थे वही उसको यूज करते थे। दूसरी बात यह कि कंप्यूटर्स की पूरी प्रोग्रामिंग मशीन लैंग्वेज में ही होती थी। आज के जैसे हम लोग पाइथन लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, इनकी बात करते हैं, तब ये सब नहीं थी। तब मशीन लैंग्वेज में ही आपको कोड करना पड़ता था। और जैसे आज की डेट में इनपुट देने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। हम बोलकर भी इनपुट दे सकते हैं, हम टाइप कर सकते हैं, माउस से इनपुट दे सकते हैं, टच स्क्रीन भी होती है, बहुत तरह की चीजें हैं। लेकिन उस दौर में हमारे पास इनपुट करने का एक ही माध्यम था, वो था पंच कार्ड। अगर आपने पंच कार्ड के बारे में नहीं पढ़ा है तो उसके बारे में जरूर जानिएगा। पंच कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये काफी पुराना है हालांकि, लेकिन हरमन होलेरथ ने इसको सबसे पहले यूज किया था। अभी खैर उसकी हिस्ट्री एक अलग चीज हो जाएगी। अभी हम लोग इस बात पे फोकस करते हैं कि जो शुरुआत के कंप्यूटर्स थे उसमें इनपुट देने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया था। उसमें पंचिंग करके डेटा को इनपुट किया जाता था और उसके बाद वो पंच कार्ड मशीन में इंसर्ट किया जाता था और वो पंच कार्ड को रीड करती थी मशीन। अभी आप सोचें ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जॉब लग रहा है, क्योंकि कार्ड्स को पंच करना और उसके बाद फिर उसको इनपुट देना, तो ये थोड़ा सा आज के कंपेयर में अगर हम देखें तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा दिखाई देता है और बहुत ही बेसिक दिखाई देता है। लेकिन आज तो हम जब कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं तो ये सब दिक्कतें हमें जाती नहीं हैं। लेकिन सोचिए 40-50 का जो दशक था उस समय ये सब होता था और आउटपुट एक प्रिंट आउट के रूप में आता था। जैसे आज की डेट में हम मॉनिटर पे बढ़िया से आउटपुट देख लेते हैं, उस समय प्रिंट आउट के रूप में आपको आउटपुट मिला करता था। अच्छा, लेकिन उस दौर में सोचिए अगर आप कंप्यूटर पे कोई एक प्रोग्राम चलाना चाहते हैं तो प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को मैनुअली कोड करना पड़ता था, उसी समय इनपुट देना पड़ता था। तो अब तक कंप्यूटर क्या कर रहा है? सीपीयू वेट कर रहा है, सीपीयू का कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं वो जस्ट वेटिंग मोड में,
और आप यहाँ से इंस्ट्रक्शंस को इनपुट कर रहे हैं, वो भी मशीन कोड में। ज़रा सोचिए कि आज अगर आपको कोई प्रोग्राम अपने कंप्यूटर पर रन करना है तो आप जस्ट क्लिक करते हैं, वो रन हो जाता है। लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं था। उस दौर में आपको इंस्ट्रक्शंस मैनुअली इंसर्ट करनी पड़ती थी एक एक करके, और उसके बाद वो प्रोग्राम रन हो पाता था। तो उस समय सीपीयू का टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है और कोई ऑटोमेशन नहीं है। तो ये दौर तब तक था जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्वेंशन नहीं हुआ था। लेकिन इसी के कारण ज़रूरत पड़ी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, कि ये सब टास्क को ऑटोमेट कराना चाहिए। कंप्यूटर मशीन में एक बार में आप एक ही प्रोग्राम इनपुट कर पा रहे हैं और वो प्रोग्राम उसके बाद चल रहा है। ये एफिशिएंट वे नहीं है कंप्यूटर को यूज़ करने का। तो अब आते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। जी हाँ, इसके पहले तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे। दुनिया का पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना है वो 1956 में बना है। ये था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेशन वाइज देखा जाए तो कई तरह के थे, लेकिन जो शुरुआती दौर का ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको बोलते थे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था GMNAAIO। यहां GM का मतलब है जनरल मोटर्स, जिसने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था फॉर द कंप्यूटर IBM 704। उस दौर में IBM कंप्यूटर्स के क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या कहती है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर जॉब्स विथ सिमिलर रिक्वायरमेंट्स are grouped together and executed sequentially without user interaction। वैसे तो ये डेफिनेशन अपने आप में सब कुछ एक्सप्लेन कर रही है, पर मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करता हूं। जरा इमेजिन करिए कि एक कंप्यूटर मशीन है और उसको यूज करने के लिए एक ऑपरेटर उस मशीन को चलाना जानता है, वो एक इंसान जिसको मैं बोल रहा हूं ऑपरेटर, और तीसरा है वो यूजर जिसे अपने प्रोग्राम को इस मशीन पर रन करवाना है। तो क्या होता था, वो इंसान, वो यूजर अपने प्रोग्राम को पंच कार्ड में इनपुट करके, पंच करके इस ऑपरेटर को देता था कि मुझे ये जॉब परफॉर्म करवाना है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, जॉब। और ऐसे और भी कई यूजर्स होते थे जिनको अपने अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवाना होता था इस मशीन पर। अब ये ऑपरेटर क्या करेगा, जो सिमिलर जॉब्स हैं उनका एक बैच बनाएगा, और ऐसे कई सारे वो बैचेस बनाने वाला है। एक बैच में कई सारे जॉब्स हैं। अब ये जॉब सिमिलर होने चाहिए। ये ऑपरेटर ही डिसाइड करता था कि कौन से जॉब्स किस बैच में होने चाहिए। सिमिलर जॉब्स का मतलब ये है जिनकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट सिमिलर है, जिसको सिमिलर तरह के रिसोर्सेज यूज करने की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसे जॉब्स को वो एक बैच में रखता था। इसके बाद इस बैच को कंप्यूटर में लोड किया जाता था, और उसके बाद कंप्यूटर में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ये बैच के जॉब्स 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होते थे। तो जब एक बैच को कंप्यूटर में लोड कर दिया, उस बैच के अंदर अगर 5 जॉब्स हैं, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये होता था कि वो एक एक जॉब को ले और उसे एग्जीक्यूट करवाए। ये काम सीक्वेंशियली होता था, यानी अगर 5 जॉब्स हैं तो जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5, जिस सीक्वेंस में आपने रखा है उसी सीक्वेंस में वो रन होंगे। ऐसा नहीं है कि वो पैरेलल रन हो सकें। जैसे आज के समय में आप कंप्यूटर में एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हो। आप टाइपिंग वर्क भी कर रहे हो, पीछे गाना भी सुन रहे हो, और शायद कुछ डाउनलोडिंग पे भी लगा हुआ है। बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हो ना। उस समय ऐसा नहीं था, सीक्वेंस में एक एक जॉब परफॉर्म हो रहा था। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जब जॉब परफॉर्म हो रहा है तो इसमें काफ़ी टाइम लगता था, क्योंकि काफ़ी हैवी कैलकुलेशन कराने के लिए ही तो कंप्यूटर का यूज़ किया जाता था। जैसे कोई कंपनी है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं और उन एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है और उनका टैक्स कैलकुलेशन करना है, तो इट्स अ वेरी हैवी कैलकुलेशन। तो वो एक जॉब क्रिएट हो गया और अब ये कंप्यूटर को दे दिया कि तुम ये करते रहो। और इसको करने में कई बार कंप्यूटर मशीन को कई घंटे लग जाते थे, 10-10, 12-12 घंटे में वो कैलकुलेशन करके रिजल्ट देने वाला है। अब ऑपरेटर का काम ये होता था कि जब रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाए, वो यूज़र तो अपना जॉब देकर चला गया और यहाँ पर ऑपरेटर मशीन को यूज़ कर रहा है। जब बैच पूरा परफॉर्म हो जाएगा तो उसका जो आउटपुट है वो प्रिंट आउट के फॉर्म में आएगा, जो कि उस यूज़र को ये ऑपरेटर दे देगा। यूज़र का इस जॉब के एग्जीक्यूशन के टाइम पर कोई इंटरैक्शन नहीं होता था। यूज़र ने एक बार जॉब दिया, अब वो घर गया और यहाँ पर ये जॉब परफॉर्म होता रहेगा।
तो देखा जाए तो ऑटोमेशन की ये शुरुआत तो हो गई थी। अब हम लोग जान लेते हैं कि ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से थे। देखिए, आपके एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एग्जाम में आने वाले सवालों में से एक हो सकता है। की कंपोनेंट्स में हम दो कंपोनेंट्स की बात करेंगे। एक रेसिडेंट मॉनिटर जो हमेशा मेमोरी में बना रहता था, इसीलिए उसको रेसिडेंट मॉनिटर बोलते थे। और दूसरी चीज है जॉब कंट्रोल लैंग्वेज, जिसको JCL भी बोला जाता है। अब देखिए, रेसिडेंट मॉनिटर जो कि रैम के अंदर पूरे समय प्रेजेंट रहता है, उसने एक हिस्सा रैम में कंज्यूम कर लिया। हालांकि उस समय रैम भी बहुत छोटी होती थी, लेकिन रैम का एक हिस्सा ये कंज्यूम कर लेता था और बाकी बचे हुए हिस्से में बैचेस को लोड किया जाता था। ये लोड करने की जिम्मेदारी भी रेसिडेंट मॉनिटर की ही होती थी। इनफैक्ट एक बैच में जितने भी जॉब्स हैं, एक एक करके जॉब को मेमोरी में लेकर आना और उसे एग्जीक्यूट करवाना, ये रेसिडेंट मॉनिटर की जिम्मेदारी थी। तो इस तरीके से वो जॉब सीक्वेंस को कंट्रोल करता था, जबकि JCL जॉब इंस्ट्रक्शंस को बताता था। JCL ही आइडेंटिफाई करता था कि जॉब कहां से स्टार्ट होगा, कहां पर एंड होगा, कौन कौन से रिसोर्सेस की जरूरत इस जॉब को पढ़ने वाली है, जिस डेटा पे ऑपरेशंस करने हैं वो डेटा अभी कहां पर है, किन फाइल्स को एक्सेस करना है वो कहां पर है। और कई बार चेनिंग प्रोग्राम्स भी होते थे, यानी कि एक जॉब का जो रिजल्ट आया है वो इनपुट बनता था दूसरे जॉब में, तो वो सीक्वेंस में काम करते हुए जाना है। तो JCL की जिम्मेदारी है कि वो पहले जॉब से जो रिजल्ट आया है वो अगले जॉब को ट्रांसफर करे। और JCL ही कुछ हद तक एरर हैंडलिंग का भी काम करता था। तो देखा जाए तो JCL ही एक जॉब के डिस्क्रिप्शन को कंटेन करता था, रिसोर्सेज डेफिनेशन को कंटेन करता था और इनपुट आउटपुट को भी कंट्रोल करता था। अब अगर इसके पहले की जनरेशन के बारे में सोचे, जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, तो उसके कंपैरिजन में CPU का बेटर यूटिलाइजेशन होने लगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के आ जाने से। कुछ हद तक ऑटोमेशन भी हो गया। अब मैनुअल वर्क कम करना पड़ रहा था, और अगर कोई बहुत लार्ज रिपीटेटिव जॉब्स हैं तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही यूजफुल था। बड़ी बड़ी कंपनीज में, बैंकिंग सिस्टम में, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट में इन चीजों का काफी यूज हुआ करता था। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में एक सवाल और पूछा जाता है कि इसके क्या डिसएडवांटेजेस थे, क्योंकि इसके डिसएडवांटेजेस को समझेंगे तभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम की नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट इवोल्यूशन को समझ पाएंगे। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में एक डिसएडवांटेज ये था कि इसमें कोई यूजर इंटरैक्शन नहीं होता था। इसमें डिबगिंग करना भी डिफिकल्ट होती थी, और अगर एक जॉब फेल हुआ तो हो सकता है कि उस बैच का पूरा एग्जीक्यूशन रुक जाए, क्योंकि वो सीक्वेंस ऑफ जॉब्स हैं। तो एक जॉब का अगर कुछ फेलियर होता है तो उसका असर पूरे बैच पर पड़ता था। तब आप ये समझ ही गए होंगे कि शुरुआती दौर में ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो आज है उसके बिल्कुल नींव रखी गई है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत ही लिमिटेड काम कर रहा है, लेकिन उसके पहले की जनरेशन से तो बेटर हो गया है। पर अब यहीं से जो कमियां हमें नजर आ रही हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की, उन्हीं कमियों को दूर करते करते ये ऑपरेटिंग सिस्टम इवॉल्व होने वाला है, और हम देखेंगे कि कैसे ये स्टेप बाय स्टेप आज के मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम तक की जर्नी को पूरा करता है। तो यदि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है और एकेडमिक के लिए काफ़ी काम का लग रहा है, और इस सीरीज में और भी वीडियोस आप चाहते हैं, तो लाइक करना है तो करिए, नहीं करना है मत करिए, पर कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और जानेंगे।